नमस्ते। मैं रेकी मास्टर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को स्वामी विशुद्धानंद रेकी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी तो करीब करीब 8 साल हो गए कि मैं रेकी को लेके काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये एक्सपीरियंस एक हो गया है कि लोगों का सवाल क्या रहता है, लोगों का पेन पॉइंट क्या रहता है, कॉम्प्लेन क्या रहता है। तो इसमें एक बात चलता है कि देखिए, आप रेकी सिखा रहे हैं तो रेकी में क्या होता है, कुंडलिनी में प्रभाव पड़ता है, जो हमारे जो चक्र है उसमें प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा एक डिवाइन एनर्जी कह लीजिए, गॉड्स एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, एक ऐश्वरिक बात है इसमें। तो अगर ऐसा चीज आप सिखा रहे हैं तो इसमें पैसे का बात क्यों आप कर रहे हो, इसमें बिजनेस क्यों है, कॉमर्शियलाइजेशन क्यों है, तो उसको लेके एक सवाल मन में चलता है। तो आज के वीडियो को सेशन में इसको ही थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, अगर आप भारत का जो परंपरा है, वैदिक परंपरा, उपनिषद का अगर कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य की अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है गुरु के आश्रम जाता है और गुरु के आश्रम में जाके वो विद्या लाभ करता है। तो विद्या लाभ करने के दौरान क्या होता है, वो गुरु वो शिष्य सब मिलके जो कृषि काज रहता है वो कृषि काज में हाथ बटाते हैं। अगर गाय चराना होता है तो गाय चराने का काम भी वो डिसाइपल लोग करते हैं। वहां से अगर कुछ दूध होता है, कुछ आश्रम के लिए, कुछ बाहर वालों के बेचने के लिए, तो अगर कुछ मंदिर बना हुआ रहता है तो उसमें सेवा के लिए शिष्य लोग, रहने वाले के लिए कुछ कुकिंग हो रहा है, वो भी जो कृषि काज से जो फसल होता है उसमें ही चल रहा है। तो ये सब कुछ कैसे चलता है, गुरु और बाकी उनके शिष्य सब आश्रम में रह के वो काम करते हैं। उसमें थोड़ा कुछ साधुवाय चलता है। तो आखिर में अगर करीब करीब 8 साल, 10 साल, 12 साल तक अगर शिष्य ठीक से गुरु के साथ रह के काम करता है तो फिर गुरु उसको ब्रह्म विद्या का संकेत देता है। फिर ब्रह्म विद्या का संकेत मिलने के बाद फिर शिष्य को वो तपस्या के लिए छोड़ देते हैं। वो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान जब उसको लाभ होता है तो उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में वो आ सकता है। क्या कुछ फिर से कोई खुद का आश्रम खोल सकता है, और नहीं तो फिर वो ब्रह्मानंद में ही मग्न रहता है। तो इसमें सवाल है कि गुरु ये ब्रह्म विद्या का संकेत देने के लिए इतना साल क्यों लगाता है, इतना अपने शिष्य से क्यों मेहनत करवाता है। देखिए, कोई चीज अगर किसी को वैसे ही मिल जाए ना तो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं रहता। ये बात आप ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अगर गुरु कोई विद्या दान कर रहा है तो उसका एक वैल्यू आना चाहिए। अगर बिना सैक्रिफाइस के कुछ मिल जाए, बिना कुछ की ऐसे ही मिल जाए तो उसका कदर नहीं। कदर देना जरूरी है। अभी आप पूछेंगे क्यों है। देखिए, अगर वो बच्चे को अगर 10-12 साल मेहनत करवा के फिर उसको ब्रह्म ज्ञान की संकेत देता है तो उसको वो मेहनत से मिला है तो उसको वो कदर करता है। तब जब कदर करेगा तब वो रास्ते से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, साधना करेगा, और साधना के बाद साधना करेगा तो साधना का बद का फल भी उसी को ही मिलेगा। पर अगर कदर नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटा बात यही समझ लीजिए कि फ्री का चीज का कोई वैल्यू नहीं है। वो कितना ही बढ़िया एक कुछ विद्या हो, क्या कुछ वस्तु हो, अगर ऐसे ही आपको मिल जाए तो कोई इसको कदर नहीं करता है। कदर करना जरूरी है तो उसका एक मूल्यांकन होना चाहिए। और एक उदाहरण से समझते हैं। आपके पास एक सोने का अंगठी है, एक तांबे का अंगठी है। तो मैं आपको बोलूंगा, भाई साहब आपका तांबे का अंगठी जो है वो आप मेरे को दोगे, तांबे का ये रिंग ऐसा आप मुझे दोगे, मुझे थोड़ा सा पहन के किधर घूमने के जाने हैं, अगले दिन आपको वापस कर दूंगा, आप मुझे तांबे का अंगठी दे दोगे, क्योंकि ये 20-30 रुपए का आता है।
वहीं पे एक सोने का अंगूठी अंगूठी भी आपके पास है, तो मैं लूंगा अभी मुझे सोने का अंगूठी दीजिए, मुझे शादी में जाना है, किसी का फंक्शन में जाना है, अगले दिन आपको वापस कर दूंगा। आप तांबे का आंटी शायद मुझे वैसे ही दे दोगे, पर सोने का आंटी, सोने का जो अंगूठी है वो आप मुझे नहीं दोगे। अगर दो भी दोगे ना तो उस रात आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सोने का अंगूठी मेरे पास है। तो डिफरेंस क्यों? क्योंकि सोने का दाम बहुत ज्यादा है। अभी तो जो घड़ी होता है 50,000 रुपीज के आसपास कुछ है। तो सोने का वैल्यू है, इसलिए आपका मन में बेचैनी है, उसका कदर है। कदर क्यों है? क्योंकि सोने का वैल्यू है, उसका मूल्य है। तांबा 30 रुपए का आता है, सोना 50,000 रुपीज का, वो घड़ी उसका आता है 10 ग्राम का करीब करीब। तो वैसे ही रेकी में होता है। तो रेकी में क्या, रेकी में अभी क्या आपको, क्या मेरे साथ रह के क्या आपको अभी 5-10 साल आपको क्या फिर आश्रम का काम करना है? अभी ऐसा परिस्थिति तो नहीं है। तो क्या किया जाए? तो इसलिए कुछ मूल्य, कुछ कुछ पैसा, कुछ फीस उसको ठीक करते हैं। तो जी, जो पैसा तो आपको मेहनत से ही कमाना होता है, पैसा तो आपको तो मुफ्त से नहीं मिलता है। आपको कठिन श्रम से आपका पैसा आपको मिलता है। धन अर्जन करना इतना सहज बात नहीं है। किसी भी जगह पे जाके आप श्रम करते हो, कुछ काम करते हो, इसके वजह से आपको पैसा मिलता है। और वो पैसा जब आप दूसरे को देते हो ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। और रेकी मास्टर चाहते हैं कि आपको वो पैसा देने के लिए बुरा लगे। कितना फीस होना चाहिए, इसी ये चर्चा बात हो रहा है। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत के वजह से आपको पैसा मिल रहा है, और वही मेहनत का पैसा आप मुझे दे रहे हो, रेकी मास्टर को दे रहे हो। उसके रिटर्न में रेकी मास्टर आपको विद्या दे रहा है। तो अभी कितना फीस होना चाहिए? इतना फीस तो मोटा मोटा होना चाहिए कि जितना पैसा आप मुझे देने के पहले आप सोचना चाहिए, इतना फीस तो होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आप जब मुझे पैसा दोगे तो आपको बहुत खराब लगेगा। आप मेरे पास जब क्लास के लिए आओगे, आप सिंसियर होके आओगे, 10 जगह घूम के आओगे, 10 बार सोच के आओगे। और जब आप काम मेरे पास आओगे तो आपका सिंसियरिटी कुछ अलग रहेगा, और आप उसको, वो रेकी को आप पूरी शिद्दत से आप अपनाओगे। चाहे थोड़ा सा विश्वास से हो कि थोड़ा अंधविश्वास से हो, कुछ तो आपको एहसास में आएगा जिसकी वजह से आप मेरे पास आओगे, रेकी सीखने के लिए रेकी मास्टर के पास आओगे। तो जब कष्ट करके वो पैसा दोगे ना, तो उसका उसका वैल्यू आता है। तो अगर फिर रेकी आपको मिलेगा तो उसको आगे का क्या? तो जब मैं आपको रेकी का विद्या दूंगा, शक्तिपात जब होगा, तो जब घर वापस जाओगे आप उसको भूलोगे नहीं। आपको लगेगा नहीं, गुरु ने तो ये विद्या दिया है, तो अभी ये विद्या को आगे साधना है। विद्या तो दे दिया, फिर उसको साधना पड़ता है। जब विद्या को लेके आप साधोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके विद्या आपको फल देने लगेगा। और जब फल तो मिलेगा ना, तब आपको ये एहसास होगा। मैं आपको, यकीन मानिए मेरे बात, तब कृतज्ञता छलकेगा कि गुरु के लिए कि ये क्या मिला। और ये फीस तो कुछ उसमें कुछ हो ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। क्योंकि ये मैं अपने रेकी मास्टर, मेरा खुद का जो टीचर है, उनके साथ मैं बहुत बहुत पास होके मैं उनके साथ मैंने काम किया है। मैंने देखा है कि कोई अगर रेकी सीखता है तो उसका परिवार वाले सबको भेजते रहते हैं कि सबको रेकी सीखना है, रेकी फैमिली बन जाता है। और जिसको रेकी का पहचान है, वो भारत के राजस्थान से भी कोई सीखने के लिए आता है, उसको फ्लाइट का टिकट, उसका होटल का बुकिंग, उसमें कितना खर्चा निकलता है, रेकी फीस तो उसमें कुछ आता ही नहीं। कोई फॉरेन से आता है, फॉरेन में भी आप अमेरिका यूरोप में जाओगे, कितना लोग रेकी सिखाता है, पर रेकी का जो स्टैंडर्ड है वो बाहर में खराब हो गया। खैर छोड़, उसमें हमको चर्चा नहीं है। आप मेरे पास जो हमारे गुरु परंपरा में जो ओरिजिनल रेकी है, उसका महत्व कुछ अलग है। तो मैंने देखा विदेश से लोग आते हैं रेकी सीखने के लिए। क्या कोई बंगाली रेकी सीख के गए हैं, फॉरेन में सेटल्ड है, 1 महीने के छुट्टी के लिए कलकत्ता आए हैं, पूरा फैमिली वाले आ गए रेकी सीखने के लिए, तो उसके लिए फीस का तो कुछ उसमें वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि अगर 100 रुपए में 90 रुपीज आपका ऐसे ही खर्चा निकल गया, 10 रुपए फीस देने में क्या आता है। तो
ये किस लोगों के लिए एप्लीकेबल है? जिसको रेकी का महत्व पता है। पर जिन लोगों के लिए रेकी का महत्व पता नहीं है, उन लोग सोचते हैं अरे भाई ईश्वर विद्या के लिए पर पैसा क्यों देना है? पैसा इसीलिए देना है क्योंकि आप इस विद्या को महत्व को मूल्यांकन करें। वही सिंसियरिटी शिद्दत के साथ आप गुरु के पास आए, रेकी सीखे, रेकी को अभ्यास करें और तब जाके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। जिंदगी में एक बार 2 दिन का रेकी का अगर क्लास आप अटेंड कर लेते हो तो फिर एक बार आपको पावर मिल गया रेकी करने के लिए, ये इरिवर्सिबल है, जिंदगी भर ये आपके साथ रहेगा। ऐसा हो सकता है कि बीच में अगर आपका प्रैक्टिस छूट भी जाए, ऐसा कभी जरूरत का भगवान ना करे ऐसा कुछ कंडीशन हो गए कि आप हेल्पलेस हो, प्रे करोगे, रेकी तब भी आएगा, तब भी अपना काम करेगा। यकीन मानिए ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, रेकी को कॉमर्शियलाइज किया हुआ है। तो अगले हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि रेकी को तो फिर रेकी का फीस कितना होना चाहिए, कैसे इसको फीस को जस्टिफाई किया जाए। आज का वीडियो इतना ही तक। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।